हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रियम्बल के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बोल रहा है, इट वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इट कौन है? प्रियम्बल। प्रियम्बल की बात हो रही है कि इट वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस पास्ड बाय बी आर अम्बेडकर। तो ये बात तो हमारी सही है। अच्छा, हमें ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय बी आर अम्बेडकर। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इन बेरूबारी केस इट वाज मेंशन दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको पता है कि हमारी दोनों की दोनों बातें गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगर इस एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए तो ये बात तो सही बोली गई है कि ओरिजिनली बेस्ड था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर, लेकिन ये पास बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं था, ये पास था हमारे जूनियर नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पास किया था। किसको? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से एक्स्ट्रा कुछ बातें हो गई। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 को प्रपोज हुआ था और पास हुआ था हमारा 1947 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या ये? तो अगर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आपके बारे में थोड़ी बात बता दूं तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे प्रिंसिपल की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, ये बातें कहाँ लिखी हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हमारा प्रेम्बल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, वो सारी बातें कहाँ लिखी हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखी हैं। तो पहला स्टेटमेंट में ये सही है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर ये बेस्ड था, लेकिन ये पास किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा जी, दूसरी बात, बेरूबारी केस में ये मेंशन किया गया था कि प्रियम्बल एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो बात लिखी है कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात देखिए, दो तरह के केस आए थे। एक ट्रेडिशनल केस है सुप्रीम कोर्ट के सामने और दूसरा है हमारा मॉडर्न केस। ट्रेडिशनल केस जो है वो है ये हमारा बेरूबरी केस, इसको मैं बीसी लिख दे रहा हूँ। और मॉडर्न केस में हमारे दो आते हैं, एक हमारा आता है केशवानंद भारती केस और एक हमारा आता है LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। बेरूबरी केस में ये कह दिया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। कि केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। LIC केस में ये बोल दिया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन ये लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। अब ये लीगली इन्फोर्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमारे लीगली इन्फोर्सिबल का मतलब ये होता है कि इन द केस ऑफ वायलेशन वेदर वी आर एबल टू रीच टू द कोर्ट और नॉट, मतलब अगर हमारे उसका वायलेशन होता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं। तो प्रियम्बल के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल लीगली इन्फोर्सिबल है ही नहीं। अगर ये है नहीं तो अगर ये वायलेट हो या ना हो फिर भी हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि BR अम्बेडकर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और दूसरी बात प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। ये बात बेरूबरी केस पर था। अगर यहाँ पे LIC केस या फिर केशवानंद भारती केस होता तो हम लोग इसको करेक्ट कर देते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी के बीच का रिलेशन क्या है? नो लॉ नो लिबर्टी। दूसरा बोला है इफ़ देयर इज़ अ लिबर्टी लॉ हैव बीन मेड बाई पीपल। और तीसरा बोल रहा है मोर लॉस देन लेस लिबर्टी, अगर ज़्यादा कानून होंगे तो कम आज़ादी होगी। तो इसका सही आंसर ये होगा कि नो लॉ देन नो लिबर्टी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा भैया, देखिए अगर कोई कानून नहीं होगा ना तो एब्सोल्यूट एनार्की लाइक कंडीशन आ जाएगी। अब एब्सोल्यूट एनार्की कंडीशन क्या होती है? एब्सोल्यूट एनार्की का कंडीशन ये होता है माइट और राइट जो होगा वो प्रिवेल करेगा सोसाइटी में। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होगी उसके सारे कानून सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे, और जो वीक पर्सन होगा उसका हमेशा सबड्यू होगा, उसका हमेशा शोषण होगा। तो इसका सही आंसर यही होगा कि अगर कोई कानून नहीं होंगे तो कोई आज़ादी भी नहीं होगी। कानून जो होता है वही किसी भी स्टेट को या लोगों को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, लोगों के बिहेवियर को, लोगों के एटीट्यूड को मेंटेन करके रखता है। तो अगर हमारे लॉ नहीं होंगे तो हमारी लिबर्टी भी नहीं होगी। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि रिपब्लिक इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। रिपब्लिक इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक है। रिपब्लिक इंडिया के कंटेक्स्ट में ये है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट इंडिया के केस में कौन, देखिए दो तरह के हेड होते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के केस में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है यही रियल हेड होता है, रियल हेड। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसे हम लोग नॉमिनल हेड बोलते हैं, और इसे रियल हेड तो रियल हेड होता है। रियल हेड इंडिया के केस में प्राइम मिनिस्टर होता है और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। इनडायरेक्ट वोटिंग से क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट वोटिंग से ये होता है कि पीपल अपने पहले रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर जो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है
आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई। आर्टिकल 54 और 55 में प्रेसिडेंट से इलेक्शन से रिलेटेड बात करी गई। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो जो हम लोग प्रेसिडेंट चैप्टर को करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। वैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है प्रोपोर्शनल मेथड से। ये क्या होता है क्या नहीं होता हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के राज्यसभा के। प्रेसिडेंट में आपको ये याद रखना है इसमें इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी के। ठीक है जी, हमने देखा। तो रिपब्लिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं इसकी समरी करूँ, रिपब्लिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट, जो कि हेड होता है लोगों के, जो कि हेड होता है स्टेट का, चूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। ठीक है, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि प्रीएम्बल इज अ सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड नो लीगल इंपॉर्टेंस। ओके। नंबर स्टेटमेंट 2 बोल रहा है प्रीएम्बल सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट रिफ्लेक्ट आउटलाइनिंग ऑल एस्पिरेशन एंड आइडियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ठीक है। अगला स्टेटमेंट 3 ये बोल रहा है कि प्रीएम्बल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग ऑल फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन। स्टेटमेंट नंबर 4 ये बोल रहा है कि प्रीएम्बल इज लीगली इन्फोर्सिबल। तो हमसे ये पूछा गया है कि भैया प्रीएम्बल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 या 4। तो स्टेटमेंट 4 जैसे ही हमने देखा कि प्रीएम्बल इज लीगली इन्फोर्सेबल, वैसे ही हमको समझ में आ गया कि ये वाला तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने देखा था LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रीएम्बल जो है वो हमारा लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, और ये हमसे बोल रहा है प्रीएम्बल इज लीगली इन्फोर्सेबल, तो 4 तो हो नहीं रहा। 3 वाला देख रहे, प्रीएम्बल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग ऑल फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। जी नहीं, प्रीएम्बल में सारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट मेंशन नहीं है। तो फंडामेंटल कहाँ है? जब हम लोग फंडामेंटल चैप्टर अगला पढ़ेंगे उसमें हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है कि प्रीएम्बल सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट की तरह प्रीएम्बल हम लोग को सर्व करता है। बिल्कुल सही बात है, प्रीएम्बल गाइडिंग लाइट की तरह हम लोग को सर्व करता है। प्रीएम्बल जो होता है वो एक लाइट हाउस की तरह हम लोग को गाइड करता है, गवर्नमेंट को गाइड करता है। और प्रीएम्बल जो होता है वो उसको हम लोग आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर समरी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस बोलते हैं प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का की टू रीड माइंड ऑफ अ फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये सारी चीज़ें प्रीएम्बल को बोलते हैं। तो दूसरा यहाँ तक तो सही है। आगे देखते हैं, आगे ये लिखा है कि रिफ्लेक्ट आउटलाइनिंग ऑल एस्पिरेशन एंड आइडियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एस्पिरेशन और आइडियल्स अगर आपसे पूछे जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन के, देखिए प्रीएम्बल में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। अगर आपसे नेचर की बात करी जाए, स्टेट का नेचर, तो वो है SSDR, यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर सोवर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारी स्टेट का नेचर है। मतलब इंडिया की स्टेट कैसी है? तो इंडिया की स्टेट सोशलिस्ट है, सेकुलर है, सोवर्न है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? तो ऑब्जेक्टिव है हमारा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस जो है हमने रशिया से लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो ट्रिनिटी है ये हमने फ्रांस से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो यानी कि हमारा स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। 1 क्यों नहीं होगा सही? 1 इसलिए नहीं होगा कि प्रीएम्बल इज अ सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज अ सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट होल्ड लीगल इम्पोर्टेंस। देखिए स्टेटमेंट 1 में ये हमसे बोला गया है कि ये सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए प्रीएम्बल जो होता है सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कोर इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा प्रीएम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, फिलोसफी है, एसेंस है, सब कुछ है प्रीएम्बल। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा 1 सही नहीं होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमारी बात प्रीएम्बल में लिखी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है 26 जनवरी 1950 को। देखिए बात बिल्कुल गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ये बात सही है, लेकिन हमारी ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। दो चीज़ें होती है, एक होता है इनएक्ट, एक होता है फोर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया है 26 जनवरी 1950 को। ये बात प्रीएम्बल में नहीं लिखी। जो प्रीएम्बल में डेट लिखी है वो डेट लिखी है हमारी 26 नवंबर 1949। तो 1949 वाली डेट लिखी है, 1950 वाली डेट नहीं लिखी, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा कैसा होता है? गलत होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रीएम्बल हमारे पार्लियामेंट का सोर्स ऑफ पावर नहीं है। अगर आपको हमारे पार्लियामेंट का सोर्स ऑफ पावर जानना है तो वो कौन है? दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है, ना कि प्रीएम्बल। पहली चीज़। अगला हमारा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इट इज़ अमेंडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी बात हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको अमेंड नहीं किया गया है, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको
के द्वारा इसको अमेंड नहीं किया गया है। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा केवल और केवल ओनली वंस इसको अमेंड किया गया है। और अमेंड करने के बाद इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रीएम्बल में। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको नहीं अमेंड किया गया, इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया। तो पहले में हमारा क्या होगा, 26 नवंबर 1949 वाली डेट लिखी है। दूसरे में हमारा क्या है, ये सोर्स ऑफ पावर पार्लियामेंट की नहीं है, पार्लियामेंट की सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन है। और तीसरे में क्या है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो इसका होगा नन। कोई भैया सही नहीं, सारे गलत हैं। अब क्या गलती, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें सही है। प्रीएम्बल को रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल। पीपल जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगला है प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रीएम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। और अगला सवाल नंबर 3 हमसे बोल रहा है बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ कॉम्प्रोमाइज सोवरेनिटी। इनमें से कौन सा सही है। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आप प्रीएम्बल की पहली लाइन पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल को जो अथॉरिटी है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में। मतलब सुप्रीम कौन है इंडिया में, पीपल ऑफ इंडिया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, के 1 मिनट में लिख दूं, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन इनेक्टेड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। इनेक्टेड का मतलब होता है कि इधर मैं आप लिख दे रहा हूँ या तो ये बात कि हर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनेक्टेड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। इनेक्टेड मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इट इज़ कंक्लूसिव assumption that can't be tested in कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था देखो भैया हम मान रहे हैं, आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ पावर है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पीपल ऑफ इंडिया से ही ड्राइव होकर आया है। ये कंक्लूसिव अजम्पशन है, इसको आप कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कौन है भैया, बिल्कुल सही बात है। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारा। दूसरा क्या है, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये हम लोग पहले बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था, 13 दिसंबर को पेश किया था। ये हमारे प्रीएम्बल की क्या है, फिलॉसफी है, या फिर हमारे प्रीएम्बल का क्या है, प्रिंसिपल है, जिसके बेस्ड पर हमारा क्या है, प्रीएम्बल पास हुआ है। तीसरा क्या है, बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ कॉम्प्रोमाइज सोवरेनिटी। देखिए कॉमनवेल्थ क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जितने भी ब्रिटिश की जो क्राउन रूल था, जितनी भी उनकी क्या थी, जो उसको क्या बोलते हैं, जितने भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ को बोला था कि आप अगर चाहें तो हमारे देश का, ब्रिटिशर्स ने बोला था अपनी कॉलोनीज़ को ऑफ़र दिया था कि अगर आप चाहें तो हम लोग अपनी कॉलोनीज़ का एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमनवेल्थ बोलेंगे। ये हमारे क्या थे, कॉमन सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। अंग्रेज़ों का ये कहना था। इंडिया जो था कॉमनवेल्थ का पार्ट बना था मई 1949 में। तो इंडिया अपनी मर्जी से इसका पार्ट बना था। इससे जो हमारी सोवेरेनिटी थी वो किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई थी। तो फिर ये वाला पार्ट हमारा गलत होगा। ओनली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसके सही होंगे। ऐसी और MCQ की वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।